हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर श्री साई महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन के सिद्धांत में आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकार, उत्तरदायित्व तथा अधिकार अंतरण। क्योंकि हमारे महाविद्यालय पढ़ने वाले अक्सर बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, इसलिए हिंदी माध्यम शब्दों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये हमारे अपने महाविद्यालय के छात्रों के लिए ही है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे अधिकार क्या है। हमने लिखा अधिकार आदेश देने तथा पालन करवाने वाली शक्ति है। यानी आप किसी व्यक्ति के अंदर काम करते हैं, वह आपको कुछ आदेश देता है। अगर आप उस आदेश को पूरा नहीं करते हैं तो वह आपको दंड भी दे सकता है, वह आपको नौकरी से निकाल भी सकता है। तो अधिकार आदेश देना और उसके पालन करवाने वाली शक्ति का नाम है। तो इस प्रकार से अधिकार में शक्ति निहित होती है, अधिकार में पावर होता है। उससे पद, कानून, व्यक्तित्व तथा ज्ञान के आधार पर प्राप्त होता है। अधिकार में शक्ति होती है जो उसे पद, कानून अथवा ज्ञान के आधार पर प्राप्त होती है। हर व्यक्ति अगर किसी ऊंचे पोस्ट पर बैठा है तो उससे अपने अधिकार पता होना चाहिए। एक सामान्य सी बात है कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको अपने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में पता होता है। दूसरा कि अधिकारों में निर्णय लेने, आदेश देने तथा उसका पालन करवाने की शक्ति है। दूसरा जो शब्द आता है वह है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व दिए गए कार्य को अपनी श्रेष्ठतम योग्यता तक पूरा करने के में प्रबंधन को ही उत्तरदायित्व कहा जाता है। जिस व्यक्ति को कार्य सौंपा गया है वह पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को कर रहा है तो वह उत्तरदायित्व माना जाता है। यानी उत्तरदायित्व क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए। उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने अधिकारी द्वारा इच्छित तरीके से कार्य को निष्पादित करने का प्रबंध है। ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, अधिकार अंतरण या भारार्पण भी कहते हैं। भारार्पण जैसा सामान्य शब्द हो, अपने भारों को दूसरों पर डालते हैं, अपने कंधे के बोझ को दूसरों कंधे पर डाल देना। तो अधिकार अंतरण एक प्रबंधन द्वारा अपने अधीनस्थों को उन अधिकारों का स्थानांतरण करने से है जो कि दिए गए कार्य या दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। अगर हम संस्था में एक अधिकारी के पद पर बैठे हैं, सारा कार्य हमसे नहीं हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, जो ज़्यादा मोस्ट वर्क है उसको अपने पास रख लेते हैं, जो कम इम्पोर्टेंट वाला वर्क है हम उसको अपने दूसरे सहयोग में देते हैं। लेकिन हाँ, कार्य देने से पहले हम उसे कुछ अधिकार निश्चित कर देते हैं कि कार्य को पूरा करने के लिए वो किस किस अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तो अधिकार आदेश देना है, उत्तरदायित्व पूरी ईमानदारी के साथ आदेश का पालन करना है, और अधिकार अंतरण अपने से कनिष्ठ अधिकारियों को, अपने से जूनियर अधिकारियों को वह कार्य देना, कार्य पूरा करें और कार्य कराने के लिए उन्हें कुछ कुछ शक्तियां भी प्रदान की जाती है। ये अधिकार अंतरण हुआ। अब अधिकार अंतरण के कुछ तत्व हैं। अधिकार अंतरण के कुछ तत्व हैं। जो पहला तत्व है, अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है, एलिमेंट या हिंदी में से करते हैं तत्व। यह क्या है, एक
प्रबंधक सबसे पहले अपने अधीनस्थों को कार्य देता है। एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को सबसे पहले कार्य देता है और उसी के अनुरूप उसको अधिकार प्रदान करता है। जैसे यह मान लिया जाए कि हम एक कॉलेज में अध्यापक हैं, अपने डिपार्टमेंट में जुड़े हैं। हमारे यहाँ वाणिज्य विषय पढ़ाने के लिए कुछ अध्यापक की आवश्यकता है जो वर्तमान समय नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो प्रबंधक हमें आदेश देते हैं कि हम अपने तरीके से एक अध्यापक चुन लें और बच्चों का कोर्स पूरा करा दें और जो सैलरी हम कहेंगे वो दे देंगे। तो ये क्या हुआ, प्रबंधक द्वारा हमको दिया गया अधिकार है कि उस अध्यापक को अपने यहाँ अपॉइंट कर लें और उनसे पूरा कोर्स बच्चों का पढ़वा लें। ये प्रक्रिया हो गई, कार्य हो गया। दूसरा इसमें कर्तव्य का को पालन करना, कर्तव्य को निर्दिष्ट करना, यानी कर्तव्य पालन या कर्तव्यों को निर्दिष्ट करना। चूंकि जब हमें अधिकार मिला, अब हमारा उत्तरदायित्व है कि हम एक ऐसे अध्यापक को लाएं जो परीक्षा होने से पूर्व बच्चों का सारा वर्क करा दे। ये कर्तव्य पालन होता है। तीसरा, अधिकार प्रदान करना। तीसरा, अधिकार प्रदान करना। प्रबंधक द्वारा हमें अधिकार दिया गया है कि हम उस अध्यापक का चुनाव खुद करें। जब एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ के कार्य को सौंपता है तो कार्य की पूर्ति के लिए वह कुछ अधिकार भी प्रदान करता है। ये अधिकार के संबंध कच्चे माल संबंध में हो सकते हैं, मशीनों के संबंध में होते हैं, एक पर्टिकुलर काम कराने के लिए किसी स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो अधीनस्थ तभी इस कार्य को पूरा कर पाएगा जब उसे कुछ अधिकार दिए जाएंगे। अगर हम फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमारे पास कच्चे माल की कमी हो गई और कच्चा माल खरीदने का अधिकार हमको नहीं है, तो कार्य पूरा नहीं हो सकता है। प्रबंधक हमें यह भी अधिकार दें कि हम उनके द्वारा दिए गए कार्यों को तभी पूरा कर पाएंगे जब हमें कुछ चीज़ों को खरीदने का, लेने का अधिकार होगा। चौथा, जवाबदेही सुनिश्चित करना, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही सुनिश्चित करना। याद रखना बच्चों कि अधिकारों का स्थानांतरण हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं। प्रबंधक ने हमें समय से लक्ष्य को पूरा करने का आदेश दिया और साथ साथ वो भी अधिकार दिया कि इसमें आने वाली जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अपने तरीके से समाधान करें। जैसे हमें दो उदाहरण दिया, एक फैक्ट्री में किस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, हमें उत्पादन को पूरा कराने के लिए समय दिया गया और ये अधिकार दिया गया कि उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो भी सामग्री कम हो, स्टाफ की आवश्यकता हो, हम उसे अपॉइंट कर लें। तो ये हमारा अधिकार है कि हम कच्चा माल खरीद लें, मशीनों का मरम्मत करा सकें और मशीनों का मरम्मत कराने के लिए हमें पर्याप्त फाइनेंस दिया गया। तो अब हम उस दायित्व को पूरा निभाएंगे। हम यह नहीं कर सकते हैं कि हमने तो कराया, हमने मशीनों का निर्माण कराया, हम स्टाफ रखे, स्टाफ ने काम नहीं किया क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। तो कार्य को पूरा करने का अंतिम दायित्व प्रबंधक पर रहता है, परंतु जब उसने निर्दिष्ट कार्य के संबंध में अधिकार किसी अधीनस्थ को प्रदान किए हैं तो वह अधीनस्थ कार्य पूर्ति के संबंध में प्रबंधक के प्रति जवाबदेह होता है। अब आता है इसे कुछ सिद्धांत। अब आता है इसके कुछ सिद्धांत। तो सबसे पहले है विभागीकरण का सिद्धांत। पहला है विभागीकरण का सिद्धांत। विभाग कितना मतलब जितना ही एक भाग को प्राप्त किए जाने वाले परिणामों की
की स्पष्टता, किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, उपक्रम के अन्य विभागों के साथ संबंधों ज्ञान होगा, उतना ही अधीनस्थ उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में योगदान दे सकेगा। यानी अगर हम विभाग से परिचित नहीं हैं तो उपक्रम कार्यों में अपना योगदान हम नहीं दे सकते हैं। अतः अपना मैक्सिमम योगदान देने के लिए हमें विभाग में पूरी तरीके से उसके नेचर से, उसके प्रकृति से, उसके गुणों से परिचित होना पड़ेगा। दूसरा स्केलर सिद्धांत। दूसरा स्केलर सिद्धांत मीन्स संस्था में सर्वोच्च प्रबंध से नीचे तक सत्ता संबंधों की श्रृंखला से संबंध रखता है। यानी जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, जो सबसे नीचे बैठे हैं, टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल तक, सबके बीच में एक स्पष्टता होनी चाहिए। यह श्रृंखला एक संस्था में जितनी अधिक स्पष्ट होगी उतना ही निर्णय और संगठन प्रभावी होगा। चौथा आदेश की एकात्मता का सिद्धांत। आदेश उठा दीजिए। आदेश की एकात्मता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम आदेश अलग अलग व्यक्ति से लेंगे तो कहीं न कहीं से एक डाउट मन में होता है, एक मन में शंका होती है, किसके आदेश का पालन करें और किसके आदेश पालन हम न करें। तो आदेश देने वाला व्यक्ति अगर एक होगा तो संगठन के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगला सिद्धांत अधिकार स्तर का सिद्धांत। अधिकार स्तर का सिद्धांत। अधिकार सिद्धांत में यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक अधीनस्थ को अपने अधिकार स्तर का ज्ञान होना चाहिए, ताकि कार्य के संबंध में विभिन्न निर्णय लेते समय बॉस की ओर न ताके। हमेशा हमें कुछ पूछने के लिए अपने बॉस का चेहरा न देखना पड़े। हमें अपने अधिकारों ज्ञान होना चाहिए, तभी हम संगठन में दिए गए कार्य को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट निरपेक्ष उत्तरदायित्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है जब किसी अधीनस्थ किसी कार्य को पूरा करने की स्वीकृति दे देता है तो उससे संबंधित अधिकार भी वह प्राप्त कर लेता है। अगर हमें उत्पादन का कार्य समय से पूरा करने के आदेश दिया गया है तो इसका मतलब साफ है कि वस्तु को उत्पादन करने के लिए अगर कच्चे माल कमी होती है तो उसे हम खरीद सकते हैं, तभी हमारा कार्य पूरा हो पाएगा। तो जैसे अधिकार मिलता है हम अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं। इस तरीके से यह 5 सिद्धांत इसमें है। विभागीय सिद्धांत,